अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो आपका लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द थर्ड लॉ। इससे पहले आप दो गैस लॉस पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। आज आप लोगों ने पढ़ना है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है। एवोगैड्रो is the name of the physicist, Italian physicist. He in 1811 proposed this law, and this law makes the relationship between the volume and the quantity of gases, the quantity in terms of number of moles. That is, V is directly proportional to N. It means that if you increase N, the volume will increase, and if you decrease N, the volume will decrease. There is a direct relationship between volume of a gas and number of moles of the gas. But देयर आर द कंडीशंस, जैसे आपने बॉयल्स लॉ में भी कंडीशंस देखी, अपने चार्ल्स लॉ में भी कंडीशंस देखी कि दो वैल्यूज के बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में जब आप एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो उससे रेलिवेंट जो बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं आपको वो कांस्टेंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो दिस relationship holds only when you are having the constant absolute temperature and the constant pressure. आपके पास temperature constant होगा, आपके पास pressure constant होगा, तो volume is directly proportional to the number of moles. It means that you are having volume is equal to Kn, and it means this K is obviously the constant of proportionality. So you are having this relationship, but your temperature and pressure should be constant. This is Avogadro's law. अब ये बात कहने को तो इतनी सी और बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये आपको आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आती है। वही बात, जैसे अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि आपके पास जितने भी substances हैं, जितने भी elements हैं, compounds हैं, if you are having 1 mole of that compound, you are having same number of particles present in it. अगर अब चूंकि हम gases की बात करते हैं तो मैं gases के लिहाज से ही बात करूंगी कि if you are having different gases but 1 mole of different gases under the constant condition of temperature and pressure, they will contain इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट। यहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ एटम्स, और अगर आपके पास कोई डाई एटॉमिक गैस है या कोई भी गैस है उसके अलावा भी, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होंगे। सो इफ यू आर हैविंग under the same conditions of temperature and pressure, the 1 mole of each and every gas contains same number of atoms or molecules, and that value is constant, and that value is known as Avogadro's number, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एन ए की सिंबल के साथ, and that is 6.022 10 raised to power 23। यहाँ हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट भी असल में जो वो भी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, वो कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। तो वो मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ से ही आया कि हमारे पास इफ यू आर हैविंग 1 मोल ऑफ अ गैस under the same condition of temperature and pressure, then it will contains or occupies the same volume. यानी आप 1 mole of hydrogen gas ले लो, 1 mole of chlorine ले लो, 1 mole of methane ले लो, whatever gas you will take, if you are having under the standard conditions of temperature and pressure, तो standard condition of temperature and pressure क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन and 1 atmospheric प्रेशर। आगे जाके आपकी बुक में भी स्टैंडर्ड कंडीशंस का लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड कंडीशन से हमारी मतलब ये हमारी मुराद यही होती है कि वी आर हैविंग 1 atmospheric pressure and we are having
0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और अगर आप उसे केल्विन में करोगे तो 273 केल्विन। तो अगर ये कंडीशन होगी टेम्परेचर और प्रेशर की, तो 1 मोल ऑफ एवरी गैस कंटेन्स और ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम, एंड दैट वॉल्यूम इज 22.4 dm3। ठीक है, so it means that if you are having 1 mole of hydrogen gas, it will occupy 22.4 dm cube space, and obviously its the mass is 2.016 ग्राम, क्योंकि हम H2 की बात कर रहे हैं, ये डायटोमिक गैस है, तो इसका जो mass है, molecular mass जो है, ये molar mass जो है, that is 2.016 grams. So if you are having 1 mole of hydrogen, it will occupy 22.4 dm cube of space, and its mass is 2.016 grams. Now if you are having 1 mole of atomic hydrogen, suppose मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं है, एटॉमिक हाइड्रोजन है, तो भी इसका 1 मोल भी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 22.4 dm क्यूब की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अलबत्ता इसका वेट कितना होगा 1.008 ग्राम्स। ठीक है, इफ यू आर हैविंग 1 मोल ऑफ suppose HCl gas, it will also occupy 22.4 dm cube, and its mass is 36.5 ग्राम। अब ये सब चीज़ें तब इम्प्लीमेंट होगी जब आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। इसको हम शो करते हैं STP से, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन है कि वो 273 केल्विन हो, और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन है कि वो 1 एटमॉस्फेयर हो। ये बात समझने के बाद, और ये आपको सबको समझ जाना चाहिए अब, कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड HCl या कोई भी और गैस होगी, अगर वो 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, दैट इज 6.022 10⁻23। इट मीन्स के 22.4 dm क्यूब ऑफ hydrogen contains 6.022 10⁻23 hydrogen molecules. 22.4 dm cube of atomic hydrogen contains 6.022 10⁻23 hydrogen atoms, and 22.4 dm cube of HCl contains 6.022 10⁻23 HCl molecules. So this is all about the Avogadro's law. आपकी एग्जाम्पल है 4.8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, नंबर ऑफ moles and volume in dm cube of 10 gram of ammonia at STP. तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो वेट गिवन है, mass of ammonia है 10 grams, और ये आपको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अमोनिया गैस। ठीक है, मोलर मैस हम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, तो 17। ये हो गया, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अननोन, नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट करने हैं, और इसके अलावा हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स n, which is the number of moles, वो भी फाइंड आउट करना है, और फिर हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम इन dm क्यूब। यूनिट इसकी dm क्यूब होनी चाहिए कि 10 ग्राम अमोनिया है, तो वो कितना वॉल्यूम
ऑक्यूपाई करेगी। तो सबसे पहली चीज जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज N इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास है हमारे पास 10, मोलर मास है हमारे पास 17। सो N इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.588। यानी 10 grams of ammonia contains 0.588 moles of ammonia। तो ये चीज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। फिर हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो वी नो दैट 1 मोल contains Avogadro's number of molecules, that is 6.022 10 raised to power 23. So 0.588 moles should contains 6.022 10 raised to power 23 into 0.588. So your answer is in your book, that is 3.54 10 raised to power 23. 3.54 10 raised to power 23 ये मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास, ठीक है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ गए। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आगे आपको पता है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। वन मॉलिक्यूल कंटेन्स वन नाइट्रोजन एटम, थ्री हाइड्रोजन एटम्स। सो एक वन आप लिख सकते हो, वन मॉलिक्यूल have या contain 4 atoms। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 3.54 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें कितने एटम्स होने चाहिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आपकी बुक में इसका आंसर है 14.16 10 raised to power 23 एटम्स। देन है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी आपके पास आसान चीज है, आपके पास 10 ग्राम्स है। और अभी आप लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा है कि किसी चीज का जो 1 मोल होता है वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 22.4 डीएम क्यूब। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया विल ऑक्यूपाई 1 मोल of ammonia will occupy 22.4 dm cube. So 0.588 mole of ammonia will occupy 22.4 into 0.588 divided by 1। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा डीएम क्यूब में, एंड दैट आंसर इज 13.184 डीएम क्यूब। अच्छा, अब इन्होंने ग्राम सी से डायरेक्ट निकाला है कि इतने ग्राम्स हैं तो कितना वो होगा। तो अगर आप ग्राम से निकालो तो भी कर सकते हो कि 17 ग्राम इसका वेट है, 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 17 ग्राम ऑक्यूपाई 22.4 डीएम क्यूब। सो अब 10 ग्राम शुड ऑक्यूपाई, तो 10 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 17 हो जाएगा। तो वो भी आंसर सेम आना चाहिए। आप लोग ये करके देख लीजिएगा, आंसर इसका सेम ही होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास बेसिकली जो हमने अभी तक 3 लॉस पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, इन सबको अगर हम कंबाइन करेंगे तो जो इक्वेशन हमारे पास आती है दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम इन तीनों लॉस को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। हमारे पास क्या उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है, सॉरी नॉट P, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और हमारे पास चार्ल्स लॉ है, आपने आगे कंडीशंस लिखनी है कि दिस इज अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड
constant amount of gas, then V is directly proportional to absolute temperature. ये हो गया आपके पास, एंड देन V is directly proportional to N. ये 3 लॉज हैं जो कि आपने पढ़े हैं और आप लोगों को पता है कि आपने इनको किस तरह से डिराइव किया है. आप इनके साथ इनकी कंडीशंस हर एक इक्वेशन के साथ लिखेंगे क्या है. फिर आपके पास आप इन सबको, क्योंकि सब V के साथ इनकी वो बन रही है, प्रोपोर्शनैलिटी बन रही है, तो आप इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं. इन तीनों इक्वेशंस को आप इनको नंबर दे दो. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंड यू कैन राइट डाउन them as V is proportional to NT over P. तो आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, तो V is equal to constant of proportionality into NT over P. अब यहाँ ये जो constant of proportionality है, इसका अपना एक खास नाम है, that is R. आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट को R से, कैपिटल R. दिस इज नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट. तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है V इज इक्वल टू nRT ओवर P, या PV is equal to nRT. This is your equation. This is your ideal gas equation in fact. ठीक है. और अगर आपके पास ये कंडीशंस आ जाएं कि आप n की वैल्यू 1 कर दें, तो आपके पास PV is equal to RT हो जाएगा. If you are having n is equal to 1, if n is equal to 1, इक्वेशन बन जाएगी. अच्छा, असल इक्वेशन यही है, PV is equal to nRT. ठीक है. अब हम इसको मजीद मॉडिफाई करें, n1 करके PV is equal to RT हो जाएगा, या ये इक्वेशन R is constant, you know, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं PV divided by T is equal to R, that is constant. So we can say that if you are having a gas with pressure P1, volume V1 and temperature T1, and if it changes its pressure to P2, volume will be changes to V2 and temperature changes to T2, they are constant. So this is another form of ideal gas law. मतलब आप ये इक्वेशन भी यूज करते हैं और आप ये इक्वेशन भी यूज करते हैं. So both equations are valid equation. You can use both of them. Okay, यहाँ तक हमारे पास आ गई आइडियल गैस इक्वेशन. PV is equal to nRT और P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2. और आगे आपका टॉपिक है 4.4.2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये मैंने अभी आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर से क्या मुराद है. और आप लोग अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ चुके हैं. अब आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके पास टेम्परेचर अगर किसी भी और स्केल में दिया हुआ है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल. और केल्विन स्केल में कन्वर्जन के लिए आप क्या करते हैं, जो टेम्परेचर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता है, आप उसको 273 उसमें ऐड कर देते हो, तो आपके पास केल्विन स्केल में टेम्परेचर आ जाता है. जैसे एग्जांपल 4.9 है, जिसमें दिया हुआ सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्युपाइज 1000 cm³ at 57 degree centigrade. Now this is 57 degree centigrade. So convert it into Kelvin. आप इसके लिए क्या करोगे, 57 + 273 कर दोगे. जबकि प्रेशर दिया हुआ है 726 मिलीमीटर मरकरी. व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट STP. तो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. तो इसका मतलब है कि जो कंडीशंस आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, ये आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं और आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस पे. इसका मतलब ये है, फर्स्ट ईयर, कि आपके पास जो वैल्यू V1 है, दैट इज गिवन एज 1000 cm³. आप अगर इसे dm³ में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 1 dm³ हो जाएगा. और आपके पास P1 दिया हुआ है, दैट इज 726
mmHg. Then temperature is given 57 degree centigrade and you have to convert it into Kelvin. तो 57 plus 273 कर लोगे तो Kelvin में convert हो जाएगा, that is 330 ये आ जाएगा। फिर है आपके पास वॉल्यूम आपसे मांगा गया है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, क्या वॉल्यूम होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी आपने पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। तो आप 273 केल्विन ही यूज करोगे और प्रेशर जो है P2 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हुआ है। और एंड आई होप कि आपने यूनिट्स ऑफ प्रेशर पीछे से पढ़ ली होंगी क्योंकि उसके बगैर आप लोग ये कन्वर्जन नहीं कर सकते। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 millimeter of mercury. So 1 atmosphere is equal to 760 mmHg। ये हो गया। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, P1V1 over T1 is equal to P2V2 over T2। तो V2 आपने चूंकि फाइंड आउट करना है, बाकी सब इक्वेशन को इधर ले आओ। तो P1V1 T2 डिवाइडेड बाय T1 P2, तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। आपकी बुक में इसका आंसर आया हुआ है 790.3 सेंटीमीटर क्यूब। आगे आपके पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज है। इस सेल्फ चेक एक्सरसाइज को आप खुद करें ताकि आप लोगों को अब समझ आ जाए कि आपने इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। बट इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.4.3 सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर। तो हम यूनिट्स को फाइंड आउट करने से पहले हम अपनी इक्वेशन को मजीद रिफाइन कर लेते हैं कि हम इससे और कौन कौन सी क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि n इज इक्वल टू, अब अपनी 9th क्लास से पढ़ चुके हैं, मैस ओवर मोलर मैस, या आप यहाँ पर मैस को W से और मोलर मैस को कैपिटल M से शो कर लें। आपकी बुक में यूं शो किया हुआ है तो इसलिए मैं इसी तरह कर रही हूँ। N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है। ठीक है, तो आप N को रिप्लेस कर लो, PV इज इक्वल टू W ओवर M RT। ये इक्वेशन की ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से M को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक अननोन गैस दिया हुआ है, बाकी सारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको उसका मोलर मैस नहीं पता, तो आप इस इक्वेशन के जरिए मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप m को इक्वेशन किस तरफ ले आओ, MPV इज इक्वल टू WRT ये हो जाएगा, या m इज इक्वल टू WRT ओवर PV। इस इक्वेशन के जरिए आप मोलर मैस को, किसी भी गैस के मोलर मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास बाकी वेरिएबल्स गिवन हैं। इसी तरह से आप डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैस को हमने W से शो किया तो W ओवर V हो गया। तो W ओवर V को आप इक्वल कर दो D के, तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी M is equal to W over V RT P। अब देखा मैंने इस इक्वेशन में कुछ और नहीं किया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया ताकि W over V का आपको समझ आ जाए, इससे ज़्यादा मैंने इसमें कोई काम नहीं किया। तो M is equal to D RT over P। तो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी को आपने सेपरेट कर लेना है, बाकी सबको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आओ। D is equal to MP over RT। So with this equation
you are able to find out the density of an ideal gas. This is an ideal gas equation, ठीक है। तो आप ये जो भी चीजें फाइंड आउट कर रहे हो, आप ये कंसिडर करके कर रहे होते हो कि आपके पास एक आइडियल गैस है। अब ये एक अलग बात है कि आपको मैं ये बात बता चुकी हूँ कि दुनिया में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, सब रियल गैस है। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कुछ कंडीशंस पे कि कोई गैस जो है वो आइडियलिटी के बहुत करीब तरीन है, तो हम यही इक्वेशंस तब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर, अब आपके पास है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, मतलब आप आर की क्या वैल्यू आप यूज करेंगे। अगर आपके पास ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT और आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ गया कि आपने उसमें ये इक्वेशन यूज करनी है, तो आपके पास, आपको ये तो समझ आती है कि प्रेशर की क्या वैल्यू है, वॉल्यूम की क्या वैल्यू और यूनिट होगी, एन पी, इन सब के बारे में अब आप फेमिलियर हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट आर, इसकी क्या वैल्यू होगी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके पास चूंकि प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं और आपने वॉल्यूम की भी देख ली, मतलब अगर आपके पास एक आइडियल गैस है और आपके पास उसको वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है, तो आपको पता है कि प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड कंडीशंस में, टेम्परेचर इज 273 केल्विन, ठीक है। हम 1 मोल कह रहे हैं तो हम इसको भी 1 कर देते हैं इनको। वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली अभी हमने देखा है, मोलर वॉल्यूम हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो हम ये सारी वैल्यूज लगाकर हम आर की कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये करते हैं, पहले तो हम आर को सेपरेट करते हैं ना, तो आर इज इक्वल टू PV ओवर NT हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। हमने सपोज लिया है, स्टैंडर्ड वैल्यूज ली हैं, तो प्रेशर हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है हमारे पास 22.414 dm क्यूब। मैं सारी यूनिट्स लिख रही हूँ, हमने यूनिट्स निकाल दी हैं, मल्टीप्लीकेशन है ऑब्वियसली दोनों के बीच में। n 1 मोल हम ले रहे हैं यहाँ पर और टेम्परेचर हम ले रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो 273 केल्विन ले रहे हैं। जब आप R को कैलकुलेट करते हैं ये सारी वैल्यूज डालकर, तो आपके पास इसकी वैल्यू आती है 0.0821। आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख लो और यूनिट्स क्या आएंगी, dm क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, दीज आर द यूनिट्स, ठीक है। अब ये तो उस सूरत में हमारे पास आई वैल्यूज कि अगर हमारे पास टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम डीएम क्यूब में हो। चलो टेम्परेचर तो केल्विन में और मोल के लिए तो आप 1 मोल ही लेते। तो अगर आपके पास ये चीजें चेंज हो जाए, मतलब आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में ना हो बल्कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हो, तो उसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जब कन्वर्ट करना होगा तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 mm Hg के। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप मिलीमीटर ऑफ मरकरी की यूनिट लेना चाहते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आपकी बुक में भी दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन के बाद 62.4 दी है। आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 760 mm Hg। आप यहाँ एटमॉस्फेयर की यूनिट को चेंज कर रहे हो, आपके पास आंसर आ रहा है 62.4। यूनिट्स बाकी क्या रहेंगे, डीएम क्यूब ही रहेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर की जगह आ जाएगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये चीज समझ आ गई कि अगर आप प्रेशर की यूनिट चेंज करते जाओ या वॉल्यूम की यूनिट चेंज करते जाओ,
तो आप उसको 0.0821 से मल्टीप्लाई करते जाओगे वैल्यूज को, मतलब अगर आप डीएम क्यूब में नहीं लेते, सीएम क्यूब में लेते हो वॉल्यूम, तो आपके पास आप उसे 1000 सीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जगह टॉर में आपके पास प्रेशर है, तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर, ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो आप यहाँ पर सिर्फ यूनिट टॉर कर दोगे। अब ये सब कुछ आपको करना क्यों पड़ता है? इसलिए ये सब कुछ आपको करना पड़ता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर नहीं दी हुई, बल्कि आपको प्रेशर की यूनिट टॉर दी हुई है, तो फिर आप 0.0821 नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको टॉर की वैल्यू यूज करनी है। तो वो आपके पास 62.4 डीएम क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन होगी। या अगर आपको वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया ही नहीं हुआ, सीएम क्यूब में दिया हुआ है, तो फिर आप ये 0.0821 डीएम क्यूब तो नहीं यूज कर सकते ना, यू हैव टू यूज दैट वैल्यू ऑफ आर विच कंटेन्स सीएम क्यूब इन इट। तो आप इस तरह से डिफरेंट वैल्यू यूज करते हैं। अब इसमें एक तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, क्योंकि ये अक्सर आपको जो वॉल्यूम और प्रेशर की यूनिट्स दी होती हैं वो डीएम क्यूब और एटमॉस्फेयर ही दी होती है, ठीक है। दूसरी यूनिट्स जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं वो एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल की। तो उसमें आर की वैल्यू है, आपके नेक्स्ट पेज पर वो वैल्यू निकाली हुई है, दैट इज 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। तो आप खास तौर पर कम से कम इन दो वैल्यूज को आप याद कर लो, मेमोराइज कर लो और तरीका सीख लो कि ये कैसे निकलेंगी। आर इज इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज कम से कम जरूर याद कर लो और फिर आपको इंटर कन्वर्जन आनी चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकें और आर की सही वैल्यू डाल सकें जो डालनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह आर की एक वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं। आपने अपनी यूनिट्स देखनी है कि आपको बाकी यूनिट्स किस चीज़ में मिली हैं, और फिर आपने उसके लिहाज से आर की यूनिट और उसकी वैल्यू को डिसाइड करना है। आपके पास एग्जांपल है 4.10, कैलकुलेट द एवरेज मोलर mass of air at sea level and 0 degree centigrade if the density of air is 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी हुई है, ठीक है। सो आपका जो मोलर मैस है वो भी फिर ग्राम्स में नहीं आएगा बल्कि किलोग्राम पर मोल में आएगा। ये आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को जो मॉडिफाई किया था, तो आपने निकाल लिया था डी इज इक्वल टू एम टी ओवर आर टी। वो इक्वेशन यूज करें, उसमें सारी वैल्यूज डालें और इसको कैलकुलेट करें। आगे आपकी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने उनको सॉल्व करना है। सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आपको किसी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क द question. That's all for today's lecture.